वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 372 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 372 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 372 फोकस करेंगे इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जल चक्र में कौन सी क्रियाएँ योगदान करती हैं, बताइए। संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस के कारण ही बनते हैं बादल। जल चक्र वाटर साइकिल में कौन सी क्रियाएं योगदान करती हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने 10th में। संघनन भी करती है, वर्षण भी करती है, वाष्पीकरण भी करती है, वाष्पोत्सर्जन भी करती है। उपरोक्त सभी 1 2 3 D 4 या उपरोक्त सभी कह लो। तो जल चक्र में उपरोक्त सभी क्रियाएं योगदान करती हैं, संघनन भी, वर्षण भी, वाष्पीकरण भी और वाष्पोत्सर्जन भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं होता। कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है क्या? देखिए, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर चक्र, बहुत सारे चक्र हैं। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में या रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है लेकिन ऊर्जा का नहीं होता। जो कार्बन चक्र है वो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्यूडोमोनास एक नाइट्री कारक बैक्टीरिया है। सल्फर चक्र जो होता है वो गैसीय और अपसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है, बताइए कौन सा करेक्ट है। स्यूडोमोनास एक नाइट्री कारक जीवाणु नहीं है, विनाइट्री कारक जीवाणु। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। सल्फर चक्र गैसीय और अपसादी दोनों में पाया जाता है, दूसरा वाला सही है, केवल बी है इसका आंसर। तो स्यूडोमोनास एक विनाइट्री कारक या विनाइट्रीकरण जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है, नाइट्री कारक नहीं है। गैसीय चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, जबकि अपसादी चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत स्थलमंडल या पृथ्वी का भूपटल होता है। सल्फर चक्र गैसीय और अपसादी दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाइड्रिला पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद का उदाहरण है। जलकुंभी में फूले हुए पर्णवृंत की उपस्थिति से पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं, बताइए। हाइड्रिला पढ़ा होगा छोटी क्लासों में आपने। करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट, फिलहाल सी है इसका आंसर। जलकुंभी, तो हाइड्रिला के बारे में तो पता ही है, चलिए जलकुंभी के बारे में देखते हैं क्या। देखिए, जलकुंभी इंग्लिश में बोलते हैं इसको वाटर हायासिंथ, ठीक है। पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जलकुंभी, जो मूलतः अमेजन का है, ठीक है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है ये। जलकुंभी भारत में सबसे पहले बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है जलकुंभी को। क्यों कहा जाता है? यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। अब जल में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मछलियाँ बचेंगी कैसे? जलीय जीवों की तो मृत्यु हो जाएगी ना, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। यह एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला खरपतवार है। यह जैव विविधता के ह्रास का भी कारण है, ठीक है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। जलकुंभी या वाटर हायासिंथ। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था पता होगा आपको, बताइए। A.G. टेंसले ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष 1935 में A.G. टेंसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक और जैविक घटक आपको बहुत बार बताए होंगे, ठीक है, आसान सा इस तरह से याद रख लेना। जैविक जिसमें जीवन है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। जैविक क्या नहीं, हरे पेड़ पौधे हो गए, प्राथमिक जंतु हो गए जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी शाकाहारी जंतु, फिर मांसाहारी जंतु, फिर अपघटक, बैक्टीरिया सब ये जैविक में आते हैं। अजैविक घटक जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, मृदा हो गई, स्थलाकृति हो गई, मिट्टी का प्रकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है?
घास का मैदान नहीं है, वन नहीं है, झील नहीं है। धान का खेत एक कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण है यहाँ पर। देखिए, वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पायतंत्र है, जबकि धान का खेत जो है एक मानव निर्मित कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण है। ये प्रश्न रिपीटेड है, यूपीपीसीएस में पहला पूछा गया है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है ना वो ब्लंडर होते हैं, बिना सर पैर के होते हैं। आज की डेट में तो डिलीट कर दिए जाएंगे अगर आ गए तो गलती से, क्योंकि झील मानव निर्मित भी तो होती है, प्राकृतिक भी होती है। ठीक है, चलिए। और धान के खेत ही उत्तर दिया था उस समय आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से बिगड़ेगा, सामाजिक वानिकी अपनाने से नहीं बिगड़ता, वन महोत्सव से नहीं बिगड़ता, वनारोपण से नहीं बिगड़ता। ठीक है, वनोन्मूलन होता तो उससे बिगड़ता है। तो पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन। ठीक है, यानी लकड़ी काटना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पेयजल यानी पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में मीथेमोग्लोनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांत व हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बताइए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। ठीक है, तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा नवजात शिशुओं में। निम्नलिखित में से कौन सी जैवोपचार की स्वस्थानीय तकनीक नहीं है? वायो वेंटिंग है, वायो स्टिमुलेशन है, जैव छिड़काव भी है, लैंड फॉर्मिंग नहीं है। तो लैंड फॉर्मिंग प्रक्रिया में जो है संदूषित मृदा की खुदाई की जाती है एवं उसे किसी क्षेत्र विशेष में फैला दिया जाता है। इस क्षेत्र में बार बार जुताई की जाती है जब तक कि प्रदूषक अपघटित ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वायो वेंटिंग स्वस्थानीय जैवोपचार की तकनीक है। इस प्रक्रिया में कुएं के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को संदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है, कूप के माध्यम से। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। वायो वेंटिंग एक ऐसी स्थिति में किया जाता है जब संदूषक सतह से काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? कौन सा है ग्रीन ऑस्कर? इसमें रैमन मैग्सेसे नहीं है, गांधी शांति पुरस्कार नहीं है, और टाइलटर अवार्ड नहीं है, ये है विटले अवार्ड। ठीक है, टाइटलर है वो नहीं है, वो भी विटले अवार्ड। तो देखिए, विटले अवार्ड की बात करें तो यह पुरस्कार प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। विटले पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत 35,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। 35,000 पाउंड। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये तो पता ही होगा आपको, अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर डी, सदाहरित वन है ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इक्वेटर अपनी सुंदर सी, मतलब पृथ्वी अपनी सुंदर सी, बीच में है इक्वेटर लाइन, ऊपर 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में भी और नीचे साउथ में भी 0 से 5 डिग्री। तो अमेजन वर्षा वन या फिर अमेजन वन चौड़ी पत्तियों वाले नमीयुक्त वन है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं ये। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। देखिए, 1976 नहीं, 1972 में हुई थी और 73 में आया था अगले साल प्रोजेक्ट टाइगर। गलत है पहला स्टेटमेंट। UNEP का हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में, दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में, न कि 76 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है?
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बहुत सारे संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत देखिए, सबसे नीचे रहते हैं ग्रीन प्लांट यानी हरे पेड़ पौधे या उत्पादक, इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है। इनके ऊपर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये खाते हैं उत्पादकों को यानी प्रोड्यूसर को, तो ये शाकाहारी जंतु हो गए। इनको खाने वाले ये ऊपर वाले हो गए, तो ये मांसाहारी हो गए। इनको भी खाने वाले इसके ऊपर वाले हो गए, ये हो गए सर्वोच्च मांसाहारी। इन सब को खाद बनाने वाले, इन सब के बाप सबसे ऊपर कौन होते हैं? वो होते हैं अपघटक यानी डिकम्पोज़र बोलते हैं उनको। वो कौन कौन हो गए? ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अन्य सूक्ष्मजीवी हो गया। ठीक है। वो इन सबको सड़े गलों को खा के पुनः खाद बना के मिट्टी में पहुँचा देते हैं। फिर मिट्टी से जो खाद है उसको पेड़ पौधे, फिर कोई पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो पेड़ पौधों को प्राथमिक खा लेगा, फिर द्वितीय खा लेगा, तृतीय खा लेगा, फिर ये खाद बना देंगे, फिर ऐसे। तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है पृथ्वी पर। तो ग्रीन प्लांट, हरे पादप। तो वह सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक स्तर या उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। ये प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं, यानी शाकाहारियों के द्वारा खाए जाते हैं, शाकाहारी जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं। और ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। कौन? इनकी बात हो रही है। तो इनको खा गए ये कौन है? शाकाहारी जंतु। इनको खा गए मांसाहारी जंतु, मांसाहारी को खा गया सर्वोच्च मांसाहारी। इन सब को डिकम्पोज कर दिया, क्योंकि ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे, ये भी मरेंगे। ठीक है। ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। अपघटक डिकम्पोजर जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कवक यानी फंगस होती है, वायरस होता है। ठीक है। फिर ये यहीं पहुंच जाएंगे इसकी खाद में, फिर खाद से पेड़ पौधे ले लेंगे, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, इसी तरह से चलती रहती है। तो 15 प्रश्न थे एनवायरमेंट इकोलॉजी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।